नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो हाउ टू ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज इम्प्रेसिव और इफेक्टिव वे में कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पोर्ट्स डे को कैसे कंडक्ट करना है, कैसे उसमें इंप्रेशन जमाना है, ब्लूप्रिंट ऑफ स्पोर्ट्स डे क्या होगा, वेरियस ड्यूटीज क्या होती है जो आपको स्टाफ के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हाउ टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे और स्पोर्ट्स डे को किन किन इवेंट्स को किन किन कैटेगरीज में डिवाइड करना है, how to conduct opening and closing ceremony, what to do in opening ceremony and closing ceremony। इसके साथ ही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स डे को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: बिफोर स्पोर्ट्स डे, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स डे एंड आफ्टर स्पोर्ट्स डे। कि स्पोर्ट्स डे के पहले की तैयारी, स्पोर्ट्स डे के दौरान क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और स्पोर्ट्स डे खत्म होने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिफोर स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि ड्यूटी असाइन करना, स्टाफ टीचर्स की हेल्प से आप बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रिंसिपल की नेतृत्व में एक स्टाफ मीटिंग कीजिए और इस स्टाफ मीटिंग में आप अलग-अलग कमिटीज़ बनाइए, ड्यूटीज़ असाइन कीजिए और साथ ही ग्राउंड मार्किंग कमिटी ज़रूर बनाएँ, क्योंकि एक अकेला टीचर सभी ग्राउंड मार्क करे और सारी तैयारी करे, ये पॉसिबल नहीं है। इन्वोकेशन कमिटी, इन्वोकेशन कमिटी बेसिकली ऐसी कमिटी है जो स्टेज पर माल्यार्पण, पूजन आदि का ध्यान रखती है। इसके साथ ही आपको ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए एंकर्स की ज़रूरत होगी। रिसेप्शन एंड रिफ्रेशमेंट कमिटी, जब भी कोई गेस्ट आते हैं, उनके लिए रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट करना, उनको रिसीव करना, साथ ही उनको बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था करना, ये सब रिसेप्शन कमिटी का काम है। इसके बाद है मार्चिंग अरेंजमेंट। अगर आप किसी टूर्नामेंट में मार्च पास्ट करवाना चाह रहे हैं, तो आपको मार्चिंग कमेटी का ज़रूर बनाएँ। एक बड़ा इवेंट होता है, ओपनिंग सेरेमनी चान होता है। इसके साथ ही आप स्पोर्ट्स डे में फर्स्ट एड टीम ज़रूर बनाएँ, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एड की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। और जैसा कि कहा जाता है, इंजरी इज़ ऑर्नामेंट ऑफ स्पोर्ट्स। तो जहाँ स्पोर्ट्स है, वहाँ इंजरी तो होने के चांस ज़्यादा होते ही हैं। इसके साथ ही जब किसी टूर्नामेंट में या किसी स्पोर्ट्स इवेंट में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको देखने के लिए उनके पेरेंट्स ज़रूर आते हैं। तो उनके पेरेंट्स के सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था और बच्चों के डिसिप्लिन की व्यवस्था के लिए डिसिप्लिन कमेटी होना आवश्यक है। जैसे ही कोई इवेंट खत्म होता है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बाकी बच्चों से सेपरेट करके उन्हें ऐसी जगह बिठाना ताकि वो स्टेज पर आसानी से पहुँच पाएँ और वो और ये चीज़ एक टाइम सेविंग चीज़ होती है। इन प्राइज़ विनर स्टूडेंट्स को बिठाने का अरेंजमेंट और इन्हें स्टेज तक भेजने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होगी, तो इसका भी आप ध्यान रखें। साथ ही आप एनुअल स्पोर्ट्स डे रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको साल भर में किए गए स्पोर्ट्स इवेंट और स्पोर्ट्स से संबंधित चीज़ आप स्टेज के थ्रू सभी के सामने रख सकते हैं। इसके साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्रेक स्टेज कमिटी की। ब्रेक स्टेज कमिटी बैकबोन ऑफ द टूर्नामेंट होती है, जहाँ पर आपको जो भी छोटा-मोटा काम या इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है, तो आपके पास एक टीम होती है जो आपको उस समय आपका काम कर सके। साथ ही जब टूर्नामेंट खत्म होगा तो आपको वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज़ करना होगा। तो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज़ करने के लिए आपको एक टीचर या फिर आप स्वयं भी उस जगह पर मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कई कमिटीज़ बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो बात करते हैं स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन की। 3 प्रकार से स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किए जा सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी स्कूल या स्कूल्स में होता है कि एक दिन का स्पोर्ट्स डे डिसाइड करते हैं। मान लीजिए 29 अगस्त जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डे है और मैक्सिमम स्कूल्स में उसी दिन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। तो उस दिन कंटीन्यूअस सेलिब्रेशन किया जाता है। मॉर्निंग में ही बच्चों को बुला लिया जाता है, दिन भर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है और शाम को क्लोजिंग सेरेमनी हो जाती है। ये होता है एक दिन का स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन। अब बात करते हैं टू स्टेप सेलिब्रेशन की, जिसमें क्या होता है, ओपनिंग सेरेमनी होती है। ओपनिंग सेरेमनी के बाद कुछ इवेंट्स होते हैं, अगले दिन भी इवेंट्स होते हैं और थर्ड डे में क्लोजिंग सेरेमनी होती है। और तीसरे प्रकार का स्पोर्ट्स डे होता है जिसमें एक दिन ओपनिंग सेरेमनी होती है, पूरा साल स्पोर्ट्स डे चलता है स्पोर्ट्स कैलेंडर के अनुसार और लास्ट में एक दिन की क्लोजिंग सेरेमनी होती है जिसमें एक इवेंट होता है और साथ ही पूरे ईयर के प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन एक दिन में किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लूप्रिंट ऑफ स्पोर्ट्स डे की, कि स्पोर्ट्स डे वाले दिन आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे चीज़ें कंडक्ट करनी है। स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने वाले दिन इम्पोर्टेंट होता है ओपनिंग सेरेमनी, इवेंट वाला दिन और बाद में क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी में आप प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन को भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 3 डे सेलिब्रेशन की, जिसमें पहले दिन ओपनिंग सेरेमनी और कुछ स्पोर्ट्स इवेंट होंगे, दूसरे दिन इवेंट्स होंगे और तीसरे दिन क्लोजिंग सेरेमनी प्लस एक इवेंट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओपनिंग सेरेमनी की।
ओपनिंग सेरेमनी में पहला इवेंट होता है हमेशा इन्वोकेशन सेरेमनी। इन्वोकेशन सेरेमनी होता है कि जिसमें आप पूजन, माल्यार्पण और गेस्ट का स्वागत वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद आप वेलकम स्पीच रख सकते हैं। वेलकम स्पीच के बाद आप एक छोटा सा प्रोग्राम फ्लैग होस्टिंग का रख सकते हैं। यह दिखने में अट्रैक्टिव होता है और एक अलग ही रोल प्ले करता है और इससे प्रोग्राम फॉर्मल भी बन जाता है। तो फ्लैग होस्टिंग आप रख सकते हैं जिसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती है। इसके बाद आप गेस्ट से ये बुलवा सकते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ दिस मीट ओपन। ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसमें आप गेस्ट को एक इम्पोर्टेंस देते हैं, साथ ही आप गेस्ट के थ्रू यह बुलवा सकते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ दिस मीट ओपन। इसके बाद आप टॉर्च रन रख सकते हैं। ये एक ऑप्शनल है। टॉर्च रन एक अट्रैक्टिव इवेंट होता है उस टूर्नामेंट का। मार्च पास्ट अगर आपने रखी है तो मार्च पास्ट के आप कमांड देकर उसे शुरुआत कर सकते हैं। ओथ टेकिंग सेरेमनी ये एक छोटा सा इवेंट होता है और बहुत ही अट्रैक्टिव इवेंट होता है जिसमें आप सभी ग्रुप्स के फ्लैग को आप सामने लेकर आते हैं, एक ओथ दिलवाते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि सभी बच्चे इस टूर्नामेंट को पूरे स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेलेंगे और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद आप मार्च पास्ट को रखिए और उसके बाद एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे और एक ये छोटा सा इवेंट खत्म होगा। इसके बाद आप रखिए मार्च आउट जिससे कि वो प्ले फील्ड खाली हो जाए। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द इवेंट। इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि सिस्टमेटिकली कैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करें। तो इनको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट में, इंडिविजुअल इवेंट एंड ग्रुप इवेंट। अब इंडिविजुअल इवेंट्स क्या होते हैं और ग्रुप इवेंट्स क्या होते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें सिर्फ एक बच्चा या एक ही पार्टिसिपेंट है, उन इवेंट्स को इंडिविजुअल इवेंट्स कहते हैं। और जहां पर टीम पार्टिसिपेट कर रही है या मोर देन वन पीपल है, वहां पर ग्रुप इवेंट्स होते हैं। इंडिविजुअल इवेंट को भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं जिससे कि हमें ऑर्गेनाइज करने में आसानी हो। जैसे कि रनिंग इवेंट्स एंड थ्रोइंग इवेंट्स। अगर आप ट्रैक या एथलेटिक्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इवेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए कि आप पहले रनिंग इवेंट करवा रहे हैं और फिर उसके बाद थ्रोइंग इवेंट करवाएंगे। रनिंग इवेंट्स में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं क्योंकि हर बच्चा जानता है कि वो दौड़ सकता है। तो इन बच्चों को कैसे अलग-अलग किया जाए, तो रनिंग इवेंट्स को भी आप हीट एंड फाइनल में डिवाइड कर सकते हैं। हीट में आप उनको एक टारगेट दे दीजिए जिसमें आप कहिए कि जो इस क्वालिफिकेशन मार्क को क्रॉस करेगा, उन्हें आप फाइनल के लिए सिलेक्ट करेंगे। थ्रोइंग इवेंट में भी आप क्वालिफिकेशन मार्क रख सकते हैं कि जैसे कि शॉट पुट है, अब शॉट पुट को जो व्यक्ति इस क्वालिफिकेशन मार्क के आगे फेंकेगा, वही फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगा। इससे आपको क्वालिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाते हैं, जिससे कि आपको इवेंट कराने में आसानी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप इवेंट्स की। ग्रुप इवेंट्स में आप फिक्सचर डाल सकते हैं और अकॉर्डिंग टू योर नीड और आपकी सुविधा के अनुसार आप लीग या नॉकआउट टूर्नामेंट कर सकते हैं। जो फाइनल 2 टीम रहेगी उनके बीच में आप फाइनल फाइनल डे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर आप उसे सेकंड डे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सारे इंडिविजुअल इवेंट्स आपको डे 1 में कंप्लीट करने हैं। हीट्स को हीट्स को कभी भी आप सेकंड डे पर ना लेके जाएँ। अब बात करते हैं इवेंट्स की कि डे 1 में आपको क्या करना है, डे 2 में आपको क्या करना है और डे डे 3 में क्लोजिंग सेरेमनी कैसे करनी है। तो डे 1 में आपने सुबह रख लिया ओपनिंग सेरेमनी। अगर डे 1 में गेस्ट का टाइमिंग लेट है, वो 10 या 12 बजे के बाद आ पा रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल इवेंट्स को चालू कर दीजिए। जब गेस्ट आएँगे तो आप उस इवेंट को रोक दीजिए, ओपनिंग सेरेमनी करवाइए और बाद में इंडिविजुअल इवेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। डे 2 में आपको ग्रुप इवेंट्स रखने हैं क्योंकि आपने लीग या नॉकआउट फिक्सचर रखा है, तो आपको डे 2 पूरा लग जाएगा उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, जिसमें आप टीम इवेंट्स और सारे स्पोर्ट्स खत्म कर सकते हैं। और थर्ड डे में होगा क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी के साथ आप एक इवेंट को ज़रूर रखिए। जब हमने ऑर्गेनाइज़ किया था तो उस दिन हमने 100 मीटर का बॉयज़ एंड गर्ल्स का फाइनल रखा हुआ था, जो कि हमने गेस्ट के सामने रखा। गेस्ट ने भी उस इवेंट को एन्जॉय किया और उस इवेंट के खत्म होने के बाद हमने क्लोजिंग सेरेमनी की। अब बात करते हैं कि क्लोजिंग सेरेमनी को हम कैसे कंडक्ट करें, कि वह एक इम्प्रेसिव वे गेस्ट के ऊपर छोड़ पाए। तो जैसा कि पहले बताया गया है, इन्वोकेशन सेरेमनी रखिए, उसके बाद वेलकम स्पीच रखिए, फिर आप मास डेमोंस्ट्रेशन या फिर आपने कोई भी एक डांस परफॉर्मेंस वगैरह कुछ भी रखा है गेस्ट के लिए, वो करवा दीजिए। इसके बाद आप वो 100 मीटर का या बॉयज़ गर्ल्स का जो भी एक इवेंट है, उसको ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए। फिर ब्रीफ स्पोर्ट्स रिपोर्ट जो आपने साल भर में इवेंट्स करवाए हैं, उसकी आप रिपोर्ट पढ़िए। उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखिए। कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्राइज़ दे पाएँ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, तो मेन इवेंट्स के या टीम इवेंट्स के प्राइज़ ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करें और फ़ोटोग्राफ्स लें। इसके बाद चीफ गेस्ट के द्वारा बच्चों को एड्रेस किया जाएगा। फिर चीफ गेस्ट ही ये बोलेंगे डिक्लेरेशन ऑफ दिस मीट फॉर दिस ईयर इज़ क्लोज्ड। इसके बाद में आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज़ कीजिए और फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी को कंडक्ट कीजिए। लास्ट में आप नेशनल एंथम के साथ में पूरा स्पोर्ट्स डे इवेंट को क्लोज़ करिए। ये एक बहुत इंप्रेशन जमाता है। और जब पूरा इवेंट खत्म हो जाए तो गेस्ट को ऑफिस में ले जाकर रिफ्रेशमेंट वगैरह दे सकते हैं।
अब बात करते हैं कि क्लोजिंग सेरेमनी के बाद किन-किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है। क्योंकि कई बार हम प्लानिंग करते हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग की, पर आफ्टर क्लोजिंग सेरेमनी की हम प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जब इवेंट्स खत्म हो जाए, तो कोशिश कीजिए कि स्टूडेंट्स को भी आप रिफ्रेशमेंट दें, क्योंकि उन्होंने 3 दिन पूरा आपका सपोर्ट किया है। क्योंकि ओवरऑल स्टूडेंट्स ही होते हैं जिनके कारण ये इवेंट सक्सेसफुली कंडक्ट होता है। तो स्टूडेंट के लिए भी आप छोटा-सा रिफ्रेशमेंट रख सकते हैं। साथ ही आप ग्रुप डी वर्कर्स की हेल्प ले सकते हैं, जो चेयर कलेक्शन और काउंटिंग्स में आपको हेल्प करेगा। चेयर कलेक्शन के बाद सभी इक्विपमेंट्स का कलेक्शन कीजिए, जो भी आपने इक्विपमेंट्स निकाले हैं, अगर आपने ट्रैक इवेंट कराया है, तो आपने शॉट पुट, डिस्कस वगैरह निकाले होंगे, हर्डल्स निकाले होंगे, तो इन सभी इक्विपमेंट्स का कलेक्शन ज़रूर करिए। एक छोटा-सा गिफ्ट आप रख सकते हैं, जो कि आप ग्रुप डी वर्कर्स को ज़रूर दें, जिन्होंने आपके पूरे स्पोर्ट्स डे इवेंट कंडक्ट करने में पूरी हेल्प की है। इसके बाद आप सभी ग्रुप डी वर्कर्स स्टूडेंट की मदद से सभी इक्विपमेंट्स को काउंटिंग कीजिए और उसको स्टोर रूम में रखिए। ये कमिटी बहुत ही हेल्पफुल होती है, जिससे आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट घूमने के चांसेस कम रहेंगे और आप सक्सेसफुली और सही तरीके से इवेंट कराने के बाद सभी इक्विपमेंट्स को काउंटिंग करके वापस जगह पे भी रखवा सकते हैं। तो इसी के साथ हमने अपना स्पोर्ट्स डे कंडक्ट किया था, जो कि बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ था। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगला स्पोर्ट्स डे भी आप इम्प्रेसिव वे में कंडक्ट कर पाएँगे। साथ ही मैं चाहूँगा आप वैल्यूएबल फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हमने आपको बताया है कि स्पोर्ट्स डे को कैसे कंडक्ट करना है और क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं। धन्यवाद।